होना चाहिए था, क्योंकि उनकी शताब्दी चल रही है। लेकिन अभी बात हुई कि कुणाल जी ने और अनिल अंशुमन ने कि हबीब तनवीर होने का मतलब क्या है। पूरे बिहार में एक मुजफ्फरपुर में प्रगतिशील लेखक संघ ने कार्यक्रम किया पिछले साल, लेकिन जहां के वो रहने वाले थे छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, वहां की भाजपा सरकार ने एक कार्यक्रम उन पर नहीं किया, जबकि पूरी दुनिया हबीब तनवीर के नाम से जानती है। जब वो जीवित थे तो उनको अपने ही राज्य में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था कि आप घुस नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जिस नाटक का जिक्र किया गया पोंगा पंथ, उससे इन लोगों ने कहा कि ये हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ है। जहां जहां वो नाटक होता था दुनिया में, मान लिया अमेरिका में हो रहा है तो वहां उसका विरोध किया जाता था। और उस आदमी की त्रासदी देखिए कि अभी कहा गया उनका मतलब क्या है। हबीब तनवीर का 2009 में मृत्यु हुई और उनकी पत्नी का नाम था मोनिका मिश्रा, 2005 में मृत्यु हुई। तो जो ऐसी बात उनके साथ घटी जो आपको सुन के आपकी रूह कांपेगी। जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई तो नाम तो था मोनिका मिश्रा, लेकिन थी ईसाई। तो जब उनको ईसाई कब्रिस्तान में ले जाया गया तो बोला कि इसको यहां दफन नहीं करेंगे। क्यों? वे तो मुसलमान से शादी की है। अब आप सोचिए, जो आदमी जिंदगी भर सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ता रहा, मरने पर उसकी पत्नी के साथ क्या कहा गया कि इसका यहां अंतिम संस्कार नहीं होगा क्योंकि इसने मुसलमान से शादी की। तो मृत्यु के बाद वो किया गया जो आज तक आपने सुना नहीं होगा। मरने के बाद उसका फिर से मुसलमान से ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराया गया, तब जाके उस कब्रिस्तान में उसका संस्कार हुआ। ये हबीब तनवीर के साथ हमारे देश ने किया, हम लोगों के देश ने किया। तो क्यों किया ऐसा? तो आप देखिए कि जो बात की गई कुणाल जी द्वारा और अनिल जी द्वारा, वो क्या किया था ऐसा जो पूरे भारत के रंगमंच के इतिहास में एकदम अलग है, अनूठा है। उसकी तरह का कौन अभिनेता था उसका? खेत मजदूर। उसका अभिनेता का नाम सुनिएगा तो भुलवाराम, फीदाबाई, मदन लाल। खेत मजदूर है, दलित है, लोहार है, कहार है, जो सबसे शोषित उत्पीड़ित है, वहां से। अब वो सब कौन नाटक करता था? शेक्सपियर का नाटक, ब्रेख्त का नाटक, स्टीफन ज्विग का नाटक, वेस्टर्न क्लासिक में, इंडियन क्लासिक में भास, भभूति, मृच्छकटिकम, विशाख दत्त, ये सब का नाटक करता था। कौन? तो जिसको बोलने का शौर नहीं था। तो हबीब तनवीर की सबसे जो खास बात है, जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो आदमी जैसा कि वो प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े थे, सिनेमा में थे। अमूमन सोचिएगा आप लोग कि नाटक का लड़का सब सिनेमा में चला जाता, ये उल्टा हुआ। वो आदमी सिनेमा से नाटक में आया, दिलीप कुमार के साथ काम करता था, ये देवानंद के साथ, ऐसे लोगों के साथ अभिनय करता था। और अली सरदार जाफरी उनको प्रगतिशील लेखक संघ में ले गए। ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित किए तो पूछा कि प्रगतिशील लेखक संघ का नाम क्या है आप लोग डाले हुए हैं? तो बोले इसलिए कि वो उनसे जुड़े हुए थे। ये बात लोग नहीं जानते। तो ये लोग गए और उसी में फिल्में की, लेकिन उनको इप्टा से 20वीं सदी का जो महान आंदोलन है भारत का सांस्कृतिक, प्रगतिशील लेखक संघ और भारतीय जननाट्य संघ, इप्टा जिसको, दोनों से उनका जुड़ाव था और कई नाटक। और 1954 में वो आगरा बाजार किया और मिट्टी की गाड़ी किया। तो एक तो कुदिसिया जैदी कैसी औरत थी, और जो हमारे बाद में राष्ट्रपति बने जाकिर हुसैन, उनके स्कॉलरशिप से ये इंग्लैंड गए। और यही उनकी महानता आपको पता, इंग्लैंड गए और ब्रिस्टले में सीखा, राडा में, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, यहां सीखे। तो विचित्र बात कहते हैं कि हम भारत को समझे यूरोप में जाके, वहां गए तो समझा गया कि हमको ऐसा कैसा नाटक भारत समझ में आया। तो वहां आप लोग नाटक से जुड़े होंगे तो मान लीजिए नाटक का ये स्पेस है तो ब्लॉकिंग कहते हैं। अभिनेता वहां जाएगा, उसके बाद वहां जाएगा, यहां बैठेगा, इस तरीके से करके। तो बेचारा वही करता था, छत्तीसगढ़ के अभिनेताओं को लाता था। वो सबको पहले हिंदी, हम लोग का आधी ऊर्जा
दंत स, तालाब श, मूर्धन्य श बोलने में चला जाता है। ये सीख लिए तो नुक्ता लगाना में बहुत दिक्कत होती है, नुक्ता ही नहीं लगता है। और तो वो हबीब तनवीर को यही दिक्कत होती थी कि सब मजदूर का अभिनेता है, इसको हिंदी नहीं बोलने आती थी। तो बेचारा 14 साल तक संघर्ष किया, 1958 से 1972 तक, और 14 साल के बाद उसको लगा कि हमको क्या करना चाहिए। लेकिन इसका सेंस उसको कहां से आया? जब वो कम्युनिस्ट देश जर्मनी गया, ईस्ट जर्मनी, तो वहां उसने इसका ब्रेख्त का, उनके पहुंचने के 1-2 महीने पहले ब्रेख्त की मृत्यु हो गई थी। तो ब्रेख्त का सब नाटक देखे। ब्रेख्त का नाटक देखने के बाद लगा कि अरे भारत में कैसा नाटक। तो ब्रेख्त के नाटक में होता था, गीत था, संगीत था। जैसे ब्रेख्त का नाटक में गीत चल रहा है कोई बात कहने के लिए, फिर दूसरा गीत आया तो उसमें जो बात बोला था इसका उल्टा बात बोलता था, ताकि लोगों को दो तरह की बात लगती थी, कॉन्ट्राडिक्शन। तो उससे लोगों के बीच सवाल पैदा होता था। हम लोग ब्रेख्त पर भी करेंगे, उनका भी 125 साल हुआ यहीं पर इसी महीने। तो उसने ब्रेख्त से सीखा तो बोला कि अरे ये चीज तो हम लोग के यहाँ अपने लोक नाटकों में बहुत होती है, तो ये तो हम लोग जो यहां बताया जा रहा है उसको वहां सीखना चाहिए। तो वहां उसने एक ऐसी बात की कि जो दुनिया भर के जो लोग थे, अंग्रेज, जर्मन, बाकी लोग, क्योंकि भारत पर बहुत काम हो रहा था, इसके नाटकों का अनुवाद हो रहा था दुनिया में। कीथ का संस्कृत नाटक पर बहुत अच्छा काम है, 1920 से 24 में उसका काम था। हम इस बात पर आएंगे। लेकिन उसने 14 साल तक संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद सिर्फ 2 तब्दीली किया अपने अभिनेताओं के साथ। भाषा को हिंदी छोड़ दिया, बोला कि तुमको जो आता है भाषा वो बोलो। आप मूवमेंट को नियंत्रित करना छोड़ दिया, फ्लो। 2 तब्दीली सुनने में आज बहुत मामूली लगता है, लेकिन उसको 1.5 दशक तक संघर्ष करना पड़ा कि भाषा आपको जो माने, इसी में उसका शो सब निखर गया। नाटक का नाम क्या था उसका सुनिएगा। शेक्सपियर का नाटक है मिड समर नाइट्स ड्रीम। हिंदी में क्या अनुवाद किया? वसंत ऋतु का सपना, कामदेव का सपना, वसंत ऋतु का सपना। गुड वुमेन ऑफ सुजवान, ब्रेख्त का नाटक, उसको इंडियनाइज करके लिखा शाहजहांपुर की शांताबाई। चरणदास चोर नाटक के बारे में तो ऐसे ही इंडियनाइज किया, और एक ही नाटक को कई कई बार लिखा। ब्रेख्त का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है कि जो संस्कृत नाटक को समझने की उसने नई दृष्टि दी, नई समझने दी। इसके पहले लोगों को लगता था कि संस्कृत नाटक होता है, विदेश के लोग कहते थे संस्कृत नाटक में कि भारतीय लोग महाकाव्य लिख सकते हैं, कल्पना की ऊंची उड़ान भर सकते हैं, नाटक इन लोगों को नहीं आता, नाट्य शास्त्री सबको नहीं आता। इस चीज को सबसे पहले काउंटर किया हबीब तनवीर ने भारत में। तो क्या आप लोग अगर मृच्छ कटिगम अगर आप लोग पढ़े नहीं होंगे, लेकिन नाटक में एक तो डायलॉग है, और देखिए इसी को आधार बनाता था संस्कृत नाटक के खिलाफ बोलने के लिए। उसमें वसंत से नेक्ट कहता है जाके जज कि जाके देख के आओ बाग में एक स्त्री की लाश पड़ी है कि नहीं, जाओ एक स्त्री की लाश पड़ी है कि नहीं। तो यहीं पर खड़े है और ऐसे ऐसे घूमता है, और कहता है कि हाँ लाश पड़ी हुई है। तो विदेश का लोग कहता था कि सब अजीब पागल है। नाटक में 3 गो यूनिटी माना जाता है, 3 यूनिटीज, और अरस्तु का यह सिद्धांत माना जाता है 3 यूनिटीज, टाइम, स्पेस एंड एक्शन। इसका मतलब है कि नाटक में आपको कम से कम दिखाइएगा ना कि वो भीतर गया मंच के भीतर, फिर वहां से आया, गया आया, तो ये यूनिटी हुआ कि एक आदमी एक्शन हुआ और टाइम बीता। यही खड़े खड़े बोल देता है, घूम के बोल देता है, ये क्या? ये सबको ड्रामा नहीं आता है, ये सब नाच गाना करने वाला। तो हबीब तनवीर दिलचस्प बात बोले, और उसके पहले ये बात कम लोगों को समझ में आता था जो आधुनिक लोग। तो बोला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भारतीय जो परंपरा है जिसको लोक नाटक के बारे में कुणाल जी बोला है कि कभी भी 3 यूनिटीज को फॉलो नहीं करता है, मतलब टाइम, एक्शन और स्पेस की यूनिटी को फॉलो नहीं करता। ये अरस्तु का, अरिस्टोटल का थियरी माना जाता है, और दुनिया का नाटक इसी को मानता है। तो बोला कि नहीं हम लोग नहीं मानते। बुनियादी चीज है रस की उत्पत्ति होती है कि नहीं। हम ड्रामा किए, आपको अच्छा लगा तो रस, बुनियादी चीज है यही। क्या हुआ, हम अगर
कहता है लोक नाटक, और यही बात ब्रेख्त कहता था, ब्रेख्त से सीखा हबीब तनवीर कि अगर दर्शकों को घूम के कह देता है, जैसे हबीब भिखारी ठाकुर का नाटक अभी जिक्र किया, हाँ कुणाल जी ने, कि भिखारी ठाकुर में डायलॉग बोलता है कि कलकत्ता जाना है, तो 2 बार घूमता है, कलकत्ता चला गया। ऐसे घूमा क्लॉकवाइज तो कलकत्ता, और फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो हो गया कलकत्ता से पटना। तो बोला कि अरे दर्शक की कल्पना बुनियादी चीज है, घूम के बोला कल्पनाशील बनाई, क्या जरूरत है कि जाते दिखाओ या यहां दिखाओ। अब मान ली घोड़ा है तो मंच पर घोड़ा ले आइएगा। तो ये सबका, और ये बोला कि बहुत बड़ी चीज है, ये उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था हबीब तनवीर का। तो रस की उत्पत्ति, तो बोला कि अंग्रेजी में रस का कोई समानार्थक शब्द नहीं है रस को, तो कहा कि भाई फीलिंग, ये भी फ्लेवर, रैप, इस सब का मिला जुला होगा तो एक रस की चीज होगी। तो ये हबीब तनवीर का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उस आदमी को अफसोस क्या था कि भाई लोग कहा था कि इंडियन जो संस्कृत ड्रामा में ट्रेजेडी नाटक नहीं है, ट्रेजेडी मतलब त्रासदी का नाटक नहीं है। तो हबीब तनवीर दिलचस्प बात बोलते थे, कहते कि इसकी वजह है वेदांत की फिलॉसफी। तो क्या है वेदांत की फिलॉसफी? तो वेदांत की उनको इस बात का अफसोस था कि हमको संस्कृत नहीं आता है, कि संस्कृत आता तो हम डायरेक्ट पढ़ते। वो उन्होंने जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ उसको पढ़ा। तो एक नाटक, अगर रामविलास शर्मा भवभूति का एक नाटक है ये मालती माधव, उसमें थोड़ा करुण रस है, करुण रस की मौजूदगी है, ट्रेजेडी नहीं है। इस बात को करने के लिए उन्होंने एक नाटक किया बहादुर कलारिन के नाम से। ट्रेजेडी का एक महान दुनिया में नाटक माना जाता है इडिपस। इडिपस मतलब ग्रीक ट्रेजेडी का महान माना, और इडिपस कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी में एक शब्द चलता है, माँ और बेटा का जो यौन रिश्ता है उसको इडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दुनिया भर में इडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, बाप और बेटी और माँ का रिश्ता पूरी दुनिया में वर्जित माना जाता। तो नाटक जो किए बहादुर कलारिन, उसमें बहुत मामूली कहानी है कि एक तो औरत है, शराब बेचती है, कलेवा, और ये मेरे ख्याल से उनका भी इस पर ठीक से विचार नहीं हुआ भारतीय रंगमंच पे उनके योगदान को लेकर। एक औरत है, शराब बेचती है, उसको शादी होता है, बच्चा पैदा होता है, उसका जो बेटा बड़ा पैदा होता है तो अपने बेटे की शादी करती है। एगो शादी करती है तो उसका मन नहीं भरता, तो फिर दूसरी शादी करती है, उसमें भी कहता है कि माँ इसके साथ में नहीं पट रहा है। सोचिएगा, पता नहीं आप लोग ड्रामा के लोग, नाटक में 126 शादी कैसे दिखाइएगा, है बड़ा क्रिएटिव चैलेंज रहता। तो उन्होंने एक गीत हबीब तनवीर ने किया कि गीत बैकग्राउंड से शुरू हुआ, लड़की बदलती रही, 126 शादी दिखा दिया। तो फिर बोला कि माँ इससे भी संतुष्ट नहीं है। तो बोला कि इतना शादी हुआ, कितना औरत से तुम्हारा अभी तक मन नहीं भरा। तो ऐसा वाक्य बोलता है कि उसके बाद उसको माँ की उसकी अपने ही बेटे की हत्या करनी पड़ती। बोलता है कि माँ तुम्हारा जो स्पर्श था हमको किसी औरत में नहीं मिला। तब बोले कि तो विचित्र बात कर रहा है। तब आपको उसको मसाला का सब्जी मतलब भोजन करा के को कुएं में जाके ढकेल के मारती है। कौन मारती है? माँ अपने बेटे को। तो ये एक इडिपस कॉम्प्लेक्स को अपने ढंग से उन्होंने ट्रांसलेट किया इंडियन भारतीय संदर्भ में। तो ये सब हबीब तनवीर का ग्रेटनेस था। और ऐसा नहीं कि एक कंफ्यूजन उनके बारे में है कि वो लोक नाटक करते थे। उनके कलाकार जरूर थे लोक के, लेकिन लोक नाटक आप देखिएगा, अगर छत्तीसगढ़ का भी देखिएगा तो 2-3 एक्टर रहता है, 3-4 ठो बजाने वाला, बाकी उनका एक वो कास्ट। चरणदास चोर आए तो पटना में उनका 70 कास्ट, 80 कास्ट, सब मॉडर्न सेंसिबिलिटी का नाटक। सेंसिबिलिटी का मतलब जैसे पटना में उनका व्याख्यान हुआ लोक गीतों में प्रतिवाद के स्वर, तो बहुत अच्छी बात बोली कि फोक करते हैं तो फोक में आपको सामंतिक कुचलन भी मौजूद होता है, और फोक में उसके एडजस्टमेंट की प्रवृत्ति रहती है। तो आपको उससे अलग करना होगा, फोक के प्रति सतर्क बहुत रहना होगा। इसीलिए हबीब तनवीर को छोड़ के बहुत लोग फोक में गए, बहुत सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उसके लिए जितनी सृजनात्मक सतर्कता चाहिए फोक नाटक को इस्तेमाल करने के लिए, उतनी इन लोगों में नहीं थी। तो ये हबीब तनवीर का। और फोर्ट फाउंडेशन ने बाद में पैसा देना किया,
शुरू किया फोक में, उससे कम से कम 30 साल पहले से ये इन्होंने किया था। ये मेरे ख्याल से उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ये उनके होने का मतलब। दो बात और करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि बहुत सजग जागरूक भी थे, और खास करके कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का ने जब समर्थन दिया इंदिरा गांधी को 67-69 में, और भारत की आज़ादी में पहली आज़ादी के बाद पहली बार जनता के पक्ष में बड़े बड़े काम हुए। बैंक का राष्ट्रीयकरण, बीमा का राष्ट्रीयकरण, कोयला का, राजा महाराजाओं को प्रिवी पर्स मिलता था। तो उसमें जो इंदिरा गांधी का चुनाव हुआ 71 का, उस चुनाव के लिए इन्होंने खुल के, हबीब तनवीर ने उसके लिए प्रचार किया इंदर सभा के नाम से 71 में। और पहली बार किसी पार्टी को 50% वोट मिला। उसका नारा था गरीबी हटाओ। राजीव गांधी को भी 84 में बहुत सीट आया 415, वोट था 48.5%। आई मोदी जी की सरकार बनी 14 में, तब भारत के इतिहास में सबसे कम वोट प्रतिशत पाने वाली सरकार थी। तो सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत आपको एक ही बार मिला है, वो है गरीबी हटाओ के नाम पर हबीब तनवीर ने नाटक किया, और उसी में उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया पहली बार किसी बड़े रंगकर्मी को, 72 से 78 तक। अब सोचिए, ये उसके राज्यसभा का काल है। सबसे नाटक की दुनिया का भी सबसे चरणदास चोर इसी में आता है, और महान नाटक है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो ट्रेजेडी का कहते थे हबीब तनवीर की ट्रेजेडी में इनएविटेबिलिटी का एक तो रहता है, अवश्यम भावी, ये रास्ता पे बढ़े तो मारे जाइएगा। उसको एक ही था चरणदास का कि हमको सच बोलना। तो रानी बोली कि तुम इतना बढ़िया चोर हो, हमसे शादी कर लो। तो बोला कि शादी तो नहीं करेंगे। तो रानी बोलती है ठीक है शादी मत, लेकिन बात कहना मत किसी को कि रानी तुमको प्रपोज की है। इसको तो सच बोलने की आदत, सच तो बोलेंगे। जाके बोला कि रानी, तो सत्ता का सच बोलिएगा तो बचिएगा। तो बाद में रानी ने उसकी हत्या की, मतलब चरणदास चोर की। चोर का कहानी था। और ये वैसे ही उनके जितने नाटक आप देखिएगा, उन्होंने भोपाल गैस त्रासदी पर नाटक किया, जहरीली हवा, देख रहे हैं नैन, पोंगापत ये नाटक की चर्चा हुई। तो ये सब था। और एक बात और ये है कि वो एक बार जब वो इप्टा से हटे तो सीपीआई के बहुत बड़े नेता थे श्रीपाद अमृत डांगे के साथ उन्होंने बोला कि हम लोग बात करके ट्रेड यूनियन थिएटर शुरू करते हैं। ये सब मजदूर सबका थोड़ा थोड़ा पैसा देगा, और उससे एक थिएटर की परिकल्पना थी हबीब तनवीर। लेकिन वो किसी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी की भी कमजोरी रह सकती है, इधर से भी क्योंकि इप्टा पर बैन था, तो ये सब चीज हो नहीं पाया। तो ये हबीब तनवीर का साफ उनकी क्लैरिटी थी कि रंगकर्मी को पक्षधर होना चाहिए। और जितने नाटक किए देख रहे हैं, नैन पटना में कम से कम 4 नाटक 5 नाटक आया। जनवादी लेखक संघ का 2003 में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, तो उसका उद्घाटन किया। तो वो बड़ी दिलचस्प बात बोले कि जो सांप्रदायिक शक्ति सब होता है उसको सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता, हास्यबोध की कमी होती है। तो अगले दिन हम लोग एक बुलेटिन मिलने गए कि सर ये आप क्या बात बोले कि देखो पोंगापंत नाटक ये हंसने की चीज है, पाखंड पर छद्म पर व्यंग किया गया है। जो हंसने की चीज है इस पर सब गुस्सा लेके आक्रोश करता है, मारपीट करता है। और एक और अद्भुत बात बोली कुणाल जी यहीं पटना में कि उनके ही ग्रुप का एक लड़का था जो बाद में दक्षिण पंथियों के साथ चला गया था, और इनके नाटक पर जब हमला हुआ तो ये मंच पर ऐसे ही भाषण दे रहे थे, और 6 फीट मजबूत लड़का आया, इनका हबीब तनवीर का हाथ पकड़ा, बहुत बोल लिया आपको हटना है, नाटक नहीं करने देना है, खाली आप खिलाफ में लिखते हैं। तो हबीब तनवीर बोले, उनकी उम्र लगभग उस समय 72-73 थी, बूढ़ा आदमी हाथ हिल रहा, उसका हाथ पकड़ लिया। बोले कि जब हम उसका हाथ पकड़ लिए, हमसे बहुत ताकतवर था, उसका हाथ छूटा नहीं हमसे। तो बोले कि क्यों नहीं छूटा? तो वो मोरल ताकत होता है जमीन के भीतर, और आप गलत किए रहिएगा ना तो उसको लगता था कि हम इनके साथ रहे, आज इन्हीं पर सब
दक्षिणपंथी सब इन्हीं को भेजा कि आपके साथ रहनी तुम, तो उसकी हिम्मत नहीं कि हाथ छुड़ा सके। एक जो नैतिक बल होता है हम लोगों के भीतर, इसकी एक अद्भुत मिसाल थे पटना में जो उनका 2-3 लेक्चर हुआ, वो अद्भुत लेक्चर है, वो सबको सुनने लायक है। सबसे दिक्कत की बात है अंतिम समय में उनका घर जो मध्य प्रदेश सरकार का था, घर छीन लिया गया जो रिहर्सल के लिए दिया जाता है, और बुरी तरह उनको प्रताड़ित, उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ हम लोग जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे साल में अगर बंगाल को छोड़ दिया जाए, एक दो जगह कहीं उनको ठीक से याद नहीं किया गया। बिहार में यहाँ के इतने लोगों ने, पटना के और लोगों ने हबीब तनवीर के साथ किया, ये पहला कार्यक्रम हो रहा उनकी याद में, क्यों नहीं हो रहा है? एक तो मुसलमान के नाम लेते ही आज आधा लोगों को आजकल मिर्गी आ जाता है कि क्या ये सब कर रहा है, और दूसरा एक आदमी जनता का पक्षधर। तो ये चीज उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता था, टॉलरेट नहीं हो, और इसीलिए हम लोग के बीच भी बहुत कंफ्यूज, हम लोग के भी कुछ साथी कर रहे, काहे बातचीत कीजिएगा, गाना बजाना कुछ कर लीजिए, गीत संगीत का कार्यक्रम कर लीजिए। ये इन लोगों से ये बचने की जरूरत है। दोस्तों आप सब लोग आए, और हबीब तनवीर का सब नाटक लिखित है, पढ़ने की जरूरत है। एक नाटक है उनका, एक औरत थी हिपेशिया, 5वीं सदी का नाटक, आलोक जी को याद होगा, जो पहली बार जब स्थापित सत्ता के खिलाफ बही तो उसको संसार कर दिया गया। संसार मतलब पत्थर से मार मार के उसको मार दिया। सफदर हाशमी के साथ नाटक किया, मोटेराम का सत्याग्रह। उषा गांगुली के साथ नाटक किया, घूम घूम के चारों तरफ। और जैसा कि मैंने बताया कि इन भारतीय रंगमंच में जो मध्यम वर्गीय अभिनेताओं का जो एक एरोगेंस होता है, उनका अभिनेता सब जाता था दिल्ली में तो सब खाली चप्पल, किसी को तो सब जो बस लेने आता था उस सबको बस ही सबको उधर चढ़ो, चढ़ने नहीं देता था। तो सबसे गरीब, सबसे प्रताड़ित, उत्पीड़ित, शोषित अभिनेताओं से वो काम कराया जो मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि से आने वाले अभिनेता नहीं कर पाते। ये उनका सबसे बड़ा योगदान है। एक ऐसी लकीर उन्होंने खींची जो आगे अभी मुश्किल लगता है, अभी निकट भविष्य में हो सकता है कोई आगे करे तो करे। मैं पुनः आप लोगों का इतने धैर्य पूर्वक सुनने के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, शुक्रिया, धन्यवाद।